सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और टॉपिक जिस पे हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में डिस्कशन उसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक शुरू होगा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या होता है उसको जानेंगे, लेकिन उसके पहले जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पब्लिक फैसिलिटीज, जिसमें कि हम लोग बीएमआई के बारे में जानेंगे और एसडीआई के बारे में जानेंगे। ये दो टॉपिक क्या है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अगर बात करें अब तक की डिस्कशन की तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि सबसे पहली बात इनकम और अदर क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने देखा जिस प्रकार से हर इंडिविजुअल की एक्सप्रेशन होती है डेवलपमेंट के प्रति कि उसके पास खूब सारा पैसा हो और उस पैसे को ही वो अपने डेवलपमेंट से जोड़ देता है। लेकिन बाद में हमने समझा कि सिर्फ इनकम इज नॉट सफिशिएंट फॉर डेवलपमेंट, यानी कि सिर्फ इनकम की वजह से ही डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी होते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, चाहे वो हेल्थ हो चाहे एजुकेशन हो। ठीक उसी प्रकार से आपका नेशनल एस्पिरेशन को भी हमने देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सिर्फ जो वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट जारी करता है अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम, उसके थ्रू ही सिर्फ डेवलपमेंट को हम नहीं समझ सकते, बल्कि कुछ अदर फैसिलिटीज होती है, अदर इंपॉर्टेंट गोल भी लोगों के अंदर होते हैं, जैसे कि चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो, रिस्पेक्ट का मामला हो, इक्वलिटी का मामला हो, फ्रीडम का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का मामला हो। तो हमने देखा इसमें 3 राज्यों कंपेयर, यानी हरियाणा, केरला और बिहार, जिसमें हरियाणा की पर कैपिटा इनकम क्या थी, ज़्यादा थी, वहीं पे बिहार की पर कैपिटा इनकम क्या थी, कम थी। लेकिन इसके बावजूद भी हमने जब पूरे टॉपिक को पढ़ा तो समझा कि सिर्फ और सिर्फ आपका पर कैपिटा इनकम, यानी कि पैसा उस राज्य में जो लोग कमा रहे हैं, पर कैपिटा यानी एवरेज इनकम जो है, वो सिर्फ अकेला कारण नहीं हो सकता डेवलपमेंट का। यानी सिर्फ अगर हम डेवलपमेंट को पर कैपिटा इनकम के थ्रू अगर कंपेयर करते हैं तो वो एक इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ अदर इंडिकेटर्स भी होते हैं डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि चाहे वो मामला हेल्थ का हो चाहे वो मामला एजुकेशन का हो, जिसमें कि हमने देखा हेल्थ के परस्पेक्टिव में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर संख्या, हमने देखा केरला में भले पर कैपिटा इनकम कम थी लेकिन वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत क्या थी, कम थी। यानी कि किसी रीजन में, किसी राज्य में जो 1000 बच्चे अगर मान लीजिए कि आपके जो वहाँ पे जन्म लेते हैं, तो उसमें जन्म लेने के बाद कितने ऐसे बच्चे थे जो लगभग अपनी उम्र का 1 साल तक क्या कर गए, सस्टेन कर गए। यानी कि 1 साल में कितने बच्चे वहाँ पे पैदा हो रहे हैं, और उस 1000 बच्चे, 1 साल के अंदर जो भी 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उस 1000 में से जितने बच्चे क्या हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, मतलब अपना 1 साल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वही आपकी उस राज्य की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाती है। इसमें केरला के हमने सबसे कम देखा, हरियाणा में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने के बावजूद भी वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई हमने देखा। और साथ ही साथ स्कूल अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो उसको हमने देखा कि 15-17 साल की उम्र के बच्चे, बिहार से जब हम तुलना किए वहीं पे, तो बिहार में लगभग 69% ऐसे लोग थे जो 15-17 साल की उम्र के आसपास है, इस एज ग्रुप के बिटवीन में आपके जो है मीट करते हैं 15-17 के बीच में, लेकिन उनका जो अटेंडेंस रेशियो, मतलब वो स्कूल अटेंड नहीं करते हैं। 69% लोग सिर्फ स्कूल अटेंड करते हैं जो कि 15-17 साल की उम्र के हैं, बल्कि बाकी बच्चे 31% लोग स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं। वहीं पे जो केरला का था वो सबसे शानदार था, 94% था। यानी कि यहाँ पे 100 में से लगभग 94% लोग जो है वो 15 से 17 साल एज ग्रुप के लोग स्कूल अटेंड करते हैं, बाकी ही सिर्फ बहुत ही कम लोग जो अटेंड नहीं करते। यानी कि केरला का परफॉर्मेंस एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में शानदार था। इस आधार पर हम लोगों ने कंपेयर किया जब केरला, हरियाणा और बिहार का, तो हम इस कंक्लूजन पे आए कि सिर्फ जो रियल डेवलपमेंट की जब बात करते हो वो सिर्फ इनकम के पर्सपेक्टिव में नहीं होता। सिर्फ इनकम को ध्यान में रख के अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट का, तो वो एक परफेक्ट जो है डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि इनकम के साथ हेल्थ, एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने वाली चीज़ों का भी अगर हम ध्यान रखते हैं तब जाके वो रियल डेवलपमेंट हो सकता है। तो उसी एस्पेक्ट में हम लोग अब आगे पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज। कह रहा है कि हाउ is it that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lag behind in these crucial areas? हम जानते हैं कि हरियाणा में जो पर कैपिटा इनकम थी, वो क्या थी, मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन ऑफ केरला। यानी केरला के कंपैरिजन में जो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम थी वो ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन फिर भी बट लैग बिहाइंड इन दिस क्रूशियल एरियाज। यानी कि जब पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात आती है तो उस मामले में वो केरला से क्या आती है, पीछे आती है। चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, चाहे वो अटेंडेंस रेशियो की बात करें, चाहे लिटरेसी रेट की बात करें, इन सभी मामलों में जो हरियाणा था वो
पर कैपिटा इनकम में ज़्यादा होने के बाद भी वो इस सभी क्षेत्रों में, इन सभी एस्पेक्ट में, इन सभी एरियाज में, यानी हेल्थ और एजुकेशन के एरिया में वो केरला से पीछे है। The reason is money in your pockets cannot buy all the goods and services that you may need to live well। यानी कि ये एक स्टेटमेंट कहा गया कि जो आपके पॉकेट में जो पैसा है, यानी जो आपके पास जो धन है, वो कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स, कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। वो उन सभी चीज़ों को नहीं खरीद सकता जो आप अपने जीवन को जीने के लिए उपयोगी, मतलब जो भी चीज़ें आपके जीवन को जीने के लिए अच्छी कर सकती हैं, उन सभी चीज़ों को आप अपने पास जो पैसे हैं उससे आप नहीं खरीद सकते। मतलब कि आपके पास जो पैसा है, उस पैसे की मदद से आप उन सभी गुड्स और सर्विसेज को नहीं खरीद सकते जो आपके जीवन को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। यानी सिर्फ धन, मनी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट या सफिशिएंट एस्पेक्ट फॉर डेवलपमेंट। यानी सिर्फ आपके पास जो पैसा है उससे आप जो जीवन की गुणवत्ता को मेंटेन करने वाली चीज़ें हैं, जीवन जीने के लिए जो चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को आप सिर्फ पैसे की मदद से आप नहीं खरीद सकते, नहीं ऑन कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास कितना भी पैसा हो, आप एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हो। क्या? एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आप नहीं खरीद सकते हो। आपके पास कितना भी पैसा हो, आप एक इन्फेक्शियस डिजीज से आप नहीं लड़ सकते हो। यानी कि आप जो है जैसे कोरोना डिजीज आई थी, तो वो क्या थी, एक ऐसी जो है समस्या थी, एक वैसा वायरस था जिससे पूरा वर्ल्ड जो है अफेक्टेड हुआ था, इंडिया भी अफेक्ट हुआ। अब आप किसी के पास कितना भी पैसा हो, चाहे कितना भी कम पैसा हो, सब लोग समान रूप से अफेक्ट हो रहे थे। यानी सिर्फ पैसे से आप जो है इन्फेक्शियस डिजीज से आप जो है प्रोटेक्ट अपने आप को नहीं कर सकते। अगर पोल्यूशन आपके इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है, आपके इन्वायरमेंट में अगर पोल्यूशन देखने को मिलता है, तो उस पोल्यूशन को आप अपने पास, जो इतना भी पैसा आपके पास हो, उस पैसे का कंप्लीट यूज करने के बाद भी आप अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं बना सकते हो। यानी सो इनकम बाई इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडेक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड एंड सर्विसेज दैट सिटीजन आर एबल टू यूज। यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए हमने देखा कि योर मनी कैन नॉट बाई यू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। आपका पैसा आपके लिए एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट या फिर इस बात को इंश्योर नहीं कर सकता कि यू गेट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन unless you can afford a ship to a community that already has all these things। मतलब कि आप एक ऐसी जैसे कि मेडिसिन, जैसे कोई भी चीज़ें हैं, चाहे अनएडल्टरेट की बात करें, अभी आगे हम इसको पढ़ेंगे, तो आपका जो पैसा है पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, जो भी दवाइयाँ हो, जो दवाइयाँ मतलब कि अब आप बोल लीजिए कितना भी पैसा हो, दवा आप ले रहे, दवा गलत है, वो दवा सही नहीं है, उस दवा को आप सही नहीं कर सकते हो। उस दवा को गवर्नमेंट या सोसाइटी या सभी लोग मिलकर ही उस चीज़ को सही कर सकते हो। सभी सरकार, समाज, सभी लोग मिलकर ही एक इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बना सकते हैं। आपके अकेले के पास अगर पैसा है, उस पैसे के थ्रू आप पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो, चाहे मेडिसिन की बात हो, इन सभी चीज़ों को आप सही तरीके से नहीं कर सकते हो। चाहे मनी जो है मे आल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। आपको इन्फेक्शियस डिजीज से आपका पैसा बिल्कुल भी क्या कर सकता है, नहीं बचा सकता है, नहीं सुरक्षा दे सकता है, अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स। जब तक कि पूरी कम्युनिटी एक रोकथाम के लिए तमाम कदम न उठाए, तब तक आपका खुद का पैसा आपको किसी प्रकार के इन्फेक्शन से नहीं बचा सकता है। यानी कि इस तरीके से हमने देखा कि एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे आल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइडेड दिस गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। अगर बात करें कि मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे जीवन की है, उनको पाने का जो सबसे बेस्ट वे की अगर बात करें और सबसे चीपेस्ट वे की अगर बात करें, तो उन सभी चीज़ों को जब गुड्स और सर्विसेज को हम कलेक्टिवली अगर पाते हैं, कलेक्टिवली प्रोवाइड की जाए, तो वो काफ़ी चीपेस्ट होती है और काफ़ी वो सही चीज़ें होती हैं, काफ़ी वो सस्ती भी होती हैं, काफ़ी वो सही तरीके से भी हो जाती हैं। क्योंकि अगर अकेले हम चाहें कि हम अकेले कोई चीज़, मतलब मेडिसिन की सभी चीज़ जो भी हमें दवाइयाँ लगती है, हम अकेले बना लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, चल जाएगा, नहीं हो पाएगा। वो पूरी कम्युनिटी के लिए बनेगा, पूरे देश के लिए बनेगा, तो चीपेस्ट भी होगा और सही तरीका भी होगा। वहीं पे जस्ट आप सोचना के लिए बोल रहा है कि विल इट बी चीपर टू हैव अ कलेक्टिवली सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और ईच हाउस टू हैव इट्स ऑन सिक्योरिटी स्टाफ। कह रहा है कि आप सोचिए एक बार कि पूरी लोकेलिटी के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था करना आसान है कि सभी लोग अपने अपने घर के लिए जो है अपने खुद की अपने पर्सनल जो है सिक्योरिटी की व्यवस्था का इंतजाम कर दें। यानी हर एक सोसाइटी में मतलब 50 लोग हैं, 50 लोग अपने अपने घर को सिक्योर करने के लिए अपनी अपनी सिक्योरिटी व्यवस्था करें।
वो बढ़िया है कि पूरी लोकेलिटी मिलके एक कोई प्रिवेंशन ले, एक कोई स्टेप ले, पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई सिक्योरिटी एजेंसी लगा दे जिससे पूरी सोसाइटी प्रोटेक्ट हो सके। तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर आपका हो सकता है स्टेप? तो आप जाहिर सी बात सोचेंगे कि पूरी लोकेलिटी मिलके इस पर एक कदम उठाए और कोई एक दो स्टाफ लगा दे जो पूरी सोसाइटी को क्या करे, मेजर्स करे और साथ साथ प्रोटेक्ट करे, तो वो अच्छा होगा। तो वही कह रहा है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी, पूरी लोकेलिटी को कलेक्टिव सिक्योरिटी देने के लिए व्यवस्था वो आसान होगी कि हर व्यक्ति को, हर घर को इंडिविजुअल सिक्योरिटी देना वो बेहतर होगा। दोनों में से कौन सा बेहतर होगा ये आपको सोचना है। व्हाट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, वुड यू बी एबल टू स्टडी? अगर आप बात करें आपकी लोकेलिटी में आपके अलावा कोई भी पढ़ने के लिए इच्छुक न हो, जैसे आप पढ़ना चाहते हो लेकिन पूरी लोकेलिटी, पूरा समाज, पूरा कलेक्टिवली रूप से पढ़ना ही ना चाहता हो, तो आपके लिए स्टडी या एजुकेशन को एक्सेस करना काफ़ी क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, क्योंकि आप पैसा खर्च करके ले सकते हो, पैसा आपके पास बहुत है तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन सोचिए कितना कठिन होगा। लेकिन वही पूरी सोसाइटी, पूरा समाज, पूरा देश अगर चाहता हो एजुकेशन को लेके जागरूक हो तो वो चीज़ एक्सेस करना काफ़ी क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें आपकी जो है पूरा इस पूरे कंटेंट में लिखी हुई हैं, जिसमें कि हमने देखा कि केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज एडेक्वेट प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। हम कह रहे हैं केरला में पर कैपिटा इनकम क्या थी, कम थी। केरला की जो पर कैपिटा इनकम थी कम थी, लेकिन फिर भी वो हरियाणा की तुलना में केरला की जो पर कैपिटा इनकम कम थी, लेकिन मोर्टेलिटी रेट की बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इस कंपैरिजन में वो हरियाणा से बेहतर परफॉर्मेंस किया। यानी कि हरियाणा में पैसा ज़्यादा होने के बाद भी वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उतनी बेहतर नहीं कर पाया जितना केरला ने कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इट हैज एडेक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी की बात करें, उस पर तमाम एडेक्वेट प्रोविजंस उसने बनाए हुए हैं, यानी कि हेल्थ और एजुकेशन पे तमाम उसका फोकस है, उस पर तमाम कार्य सब वहाँ की सरकारें करती हैं। सिमिलरली इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल। ये पीडीएस क्या है इसको आप समझिए कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी तमाम राज्यों में बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसे समाज के लिए, समुदाय के लिए जो है क्या बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे कि राशन की दुकानें, ये तमाम चीज़ें होती है, ये आपकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाती हैं, जो कि सर्वे के थ्रू जो है निकाला जाता है कि हमारी इस कम्युनिटी में, हमारे समाज में, हमारे इस गांव में, जैसे कि हर गांव में आपकी राशन की दुकानें होती हैं अगर आप रिलेट कर रहे हो इस चीज़ से, तो राशन की दुकानें होती हैं। अब ये राशन की दुकानें क्या करती हैं कि पहले एक सर्वे होता है, सर्वे के थ्रू निकाला जाता है कि हाँ इस गाँव में इतने लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, ये लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी बीपीएल सूची में ये है, ये अब जो है बीपीएल सूची में है या फिर बीपीएल सूची में है या फिर बीपीएल सूची में नहीं। अब इस आधार पर निर्धारण होता है, कार्ड बनते हैं, उस कार्ड के आधार पर क्राइटेरिया डिक्लेयर होती है कि ये व्यक्ति इस योग्य है, क्योंकि इसके पास घर नहीं है, कमाने के साधन नहीं, तो इसको जो है राशन जो है महीने का मिल सके सही तरीके से। तो इस आधार पर उसको एक कार्ड बनता है, उस कार्ड के थ्रू जाता है उस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रणाली में जो कि गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, वहाँ पर जाता है, उसको बड़े ही कम रेट पर उसको जो है चावल हो, गेहूँ हो, चीनी हो, नमक हो, ये सारी तमाम चीज़ें जो है एक्सेस हो जाती हैं, जिससे कि उसका जो है न्यूट्रिशनल लेवल थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो यानी कि राज्य में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना है वो भी कहीं ना कहीं शानदार काम करता है, लेकिन वही अगर किसी एक व्यक्ति को किसी की गरीबी मिटानी हो तो काफ़ी कठिन काम हो जाएगा। लेकिन वही सरकार ने पीडीएस बनाकर तमाम राज्यों में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जिससे कि इस काम बड़ा ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। सो हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट सर्टेनली लाइक टू बी बेटर। तो जहाँ जहाँ पे पीडीएस सिस्टम हमें देखने को मिलता है वहाँ पे हेल्थ और जो है न्यूट्रिशनल लेवल की बात करें तो वो काफ़ी उसमें सुधार होते हुए देखने को मिल जाता है। अब अगर बात करें अगले टॉपिक की, तो इसमें दो आपके जो है दो पिक्चर्स आपकी एक्टिविटीज़ आपकी दी हुई है एनसीईआरटी बुक में, जिसमें सबसे पहला है बीएमआई के ऊपर, ये आपका बीएमआई है और ये आपका एसडीआई है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और बॉडी मास इंडेक्स। ये दोनों एस्पेक्ट क्या है थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लें, और यही आपका जो है लगभग आपका लास्ट टॉपिक है। अब देखिए न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में ये टॉपिक है जिसका नाम है बीएमआई। क्या है? बीएमआई, यानी जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, यानी बॉडी के आधार पे हम निकालते हैं कि हाँ ये बच्चा, ये आदमी, ये पुरुष जो है स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है, यानी उसकी बॉडी मास के अकॉर्डिंग। अब ये एडल्ट मेंबर में ही होता है, बच्चों में नहीं होता है, एडल्ट मेंबर्स में होता है। बीएमआई की बात करेंगे तो लिखा है कि वन वे टू फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड इज टू बी कैलकुलेटेड व्हाट न्यूट्रिशन सोशलिस्ट साइंटिस्ट
called body mass index. This is easy to calculate. Let us student in the class find out her weight and height, take their weight of each student in kilograms, and then take the height of the drawing up scale in the wall and measuring actually with the head of street. Convert the height recorded in centimeters into meter. देखिए ये सारी बातें लिखी हुई कैसे हम बॉडी मास इंडेक्स को निकालते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम आपसे कहें कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होती है, तो आप बीएमआई का सिर्फ फार्मूला याद रखेंगे बॉडी मास इंडेक्स का। तो सबसे पहली बात उसका हम जो है वेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वेट निकालते हैं। और वेट किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। और वहीं पे उसकी जो है हाइट, क्या हाइट, वो भी किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। और पूरे का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो इससे आपका जो निकलता है वो आपका बॉडी मास इंडेक्स निकलता है। क्या निकलता है? बॉडी मास इंडेक्स निकलता है। कि कोई व्यक्ति क्या बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है कि आपका उसमें नरिशमेंट अंडर नरिश है कि वेल नरिश है कि नॉर्मल है, यानी कि किसी व्यक्ति में पोषण की कमी है या पोषण की अधिकता है या नॉर्मल है। इसको हम जो है बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू क्या करते हैं? समझते हैं। जैसे लिखा है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या ओवर नरिश्ड है, इसी को हम फाइंड आउट करते हैं। कोई व्यक्ति जैसे कि मतलब बहुत दुबला पतला है या बहुत मोटा तगड़ा है या फिर नॉर्मल है, कैसे हम उसको निकालते हैं? 3 व्यक्ति हैं मान लीजिए, अगर कोई 3 व्यक्ति हैं तो वो कोई व्यक्ति क्या होगा? अंडर नरिश्ड होगा, नॉर्मल होगा और एक होगा ओवर नरिश्ड। क्या होगा? ओवर नरिश्ड। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 व्यक्ति हैं तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि वो व्यक्ति अंडर नरिश्ड है, ओवर नरिश्ड है या फिर जो है नॉर्मल है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स आपका 18 से कम आता है, किसी व्यक्ति का आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है 18 से कम आता है, तो हम उसको बोलते हैं वो अंडर नरिश्ड है, मतलब उसमें पोषण की कमी है। वहीं पे अगर किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 18 से 25 के बीच में आता है, 18 से 25 के बीच में आता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो नॉर्मल है। वहीं पे किसी व्यक्ति का अगर 25 से 29 या 25 से एबव आता है, तो हम उसको बोलते हैं वो ओवरवेट है या ओवर नरिश्ड है। इस तरीके से बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। जैसे कि क्या करते हैं, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो वजन है, किसी व्यक्ति का वजन है 100 किलो, किसी व्यक्ति का वजन 100 किलो है और उसकी हाइट जो है आपकी मान लीजिए लगभग आपकी 2 मीटर है। हाइट कितनी है? 2 मीटर है। मान लीजिए हाइट कितनी है? हाइट उसकी 2 मीटर है। किसी व्यक्ति का वजन 100 किलो है और उसकी हाइट 2 मीटर है। तो अगर मैं पूछूं ये व्यक्ति क्या है, अंडर नरिश्ड है, ओवर नरिश्ड है या फिर जो है नॉर्मल है, तो हम सीधे सिंपल सा क्या करते हैं कि बीएमआई लिखते हैं। और वेट आपका किस में होना चाहिए? केजी में, तो केजी में दिया हुआ है। और जो है हाइट किस में? मीटर में। किस में है? मीटर में है, तो मीटर हमने लिख दिया। लेकिन उसको क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। यानी आ गया 100/2 का स्क्वायर, यानी आ गया 100/4। अब हमने इसको काटा तो कितना आ गया? 25। तो 25 जो आया वो बॉडी मास इंडेक्स आया। यानी 25 आया तो 18 से 25 के बीच में है, तो लगभग हम मान लेते हैं कि ये नॉर्मल कैंडिडेट है, लेकिन थोड़ा सा ही और वृद्धि होगी तो ओवर नरिश्ड में आ जाएगा। यानी ये बीएमआई का कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। बीएमआई को निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। वेट को डिवाइड करते हैं हाइट के स्क्वायर से, और वेट होना चाहिए केजी में, हाइट होना चाहिए मीटर में, ये उसकी कंडीशन होती है। इसके थ्रू हम निकालते हैं कोई व्यक्ति अंडर नरिश्ड है, नॉर्मल है या फिर ओवर नरिश्ड है। ये चीजें हो गई बीएमआई की। तो आई होप आप जो है बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स है उसके कंप्लीट एस्पेक्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। जैसे आपका जो है वर्ल्ड बैंक, क्या था? वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक था वो पर कैपिटा इनकम के थ्रू कंट्रीज को कंपेयर करता था और बताता कि ये देश क्या है, डेवलप है या फिर नहीं डेवलप है, मतलब ये लेस डेवलप है, ये डेवलप्ड है, लेस डेवलप है या फिर जो है लो इनकम वाला देश है। जैसे इंडिया को हमने देखा था, सभी देशों को कंपेयर किया था। तो ये आपका जो वर्ल्ड बैंक निकालता था, तो वो किस दृष्टिकोण से, किस एस्पेक्ट के थ्रू निकालता था? तो वो निकालता था आपका पर कैपिटा इनकम के थ्रू। उसके बाद एक संस्था उसी की आई UNDP, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान, इसके द्वारा निकालने का शुरू हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या निकाला गया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी कि जो डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम के थ्रू निकाला जा रहा था, अब उसको जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने के लिए, मतलब कि डेवलपमेंट निकालना है, लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू निकालना है। ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट निकालनी है और उसमें सिर्फ
पर कैपिटा इनकम को ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हम जो है लिटरेसी रेट को ध्यान देंगे, हम जो है उसके पर कैपिटा इनकम को भी ध्यान देंगे, हम साथ ही साथ उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी ध्यान देंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ जो वर्ल्ड बैंक था वो आपकी पर कैपिटा इनकम के थ्रू आपका डेवलपमेंट की बातों को बताता था कि ये देश ज़्यादा डेवलप है, ये देश जो है कम डेवलप है। लेकिन जब यूएनडीपी आया, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम था आपका यूएनओ का, उसके थ्रू जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालना, यानी डेवलपमेंट को ह्यूमन के अकॉर्डिंग, वो भी सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं बल्कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको जीवन प्रत्याशा बोलते हैं, यानी लोग कितना जी रहे हैं उस देश में, साथ ही साथ लिटरेसी रेट, साथ ही साथ जो है पर कैपिटा इनकम, सबको मिला के जो रिपोर्ट निकाली गई वो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहलाती है। और वहाँ से तमाम देशों की सूची बनी जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, जिसमें भारत का स्थान अकॉर्डिंग टू ये जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार लगभग आपका 134वां स्थान देखने को आपका मिल जाता है। 134 रैंक मिल जाती है लगभग 191 देशों में। अभी ये आपका SDR है, यानी SDI है। इसमें क्या होता है कि वंस इट इज रियलाइज दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट येट इज एन एडेक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, पैसा तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे के अनुसार जो मेजर कर रहे हो वो इनएडेक्वेट मेजर्स है इस किसी प्रकार से डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। इसके लिए तमाम चीज़ें और क्राइटेरिया बाद में डिसाइड की गई। फिर बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालने की बातें की जा रही थी, तमाम बातें हुई। तो ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है और यहीं से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनते हैं, यानी SDI बनते हैं। आपको शायद ये चीज़ समझ में आएगी। जब सिर्फ आप जो है, इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम यानी पैसे को ध्यान में रखते थे, और पैसे को ध्यान में रखते ही किसी देश के डेवलपमेंट को हम लोग क्या जस्टिफाई करते थे। लेकिन समय बदलता है, आपका उस देश का, किसी देश का अगर हमें निकालना हो SDI, तो सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आपका हेल्थ, उस देश का एजुकेशनल सिस्टम और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम, इन सभी चीज़ों को भी क्या किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। यानी हम समझ चुके हैं कि जो SDI है वो आपका पर कैपिटा इनकम को भी ध्यान देता है, साथ ही साथ आपका लिटरेसी रेट को भी ध्यान देता है, साथ ही साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी ध्यान देता है। इन सभी एस्पेक्ट को ध्यान करके एक आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है और इसके अनुसार क्लियर करता है कि ये देश डेवलप है कि नहीं डेवलप है। आई होप ये डेटा आप देख सकते हैं। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम इतनी दिखा रहा है, इंडिया की इतनी, ये सभी डेटा जो है देख सकते हैं आप। वहीं पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो श्रीलंका की 76.6 दिखा रहा है, इंडिया की आपकी 67 पॉइंट, मतलब इंडिया की श्रीलंका से क्या है, कम है। बड़ा ही सरप्राइजिंग बात है कि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, श्रीलंका से कम है। यहाँ तक कि बांग्लादेश और उसके पड़ोसी देशों से भी क्या है, थोड़ी सी ठीक है, लेकिन जो है श्रीलंका से कम है। वहीं पे बात करें स्कूलिंग की, एजुकेशन की बात करें तो श्रीलंका की 11.2 है, जहाँ पे इतने लंबे समय से सिविल वार चल रहा था। वहीं पे भारत की कितनी है, 6.5। SDI रैंक की बात करें वर्ल्ड में 21-22 की रिपोर्ट के अनुसार तो आपकी जो है श्रीलंका की बेहतर है 78, वहीं पे इंडिया की 134 दिखा रहा है। तो ये सारे डेटा थोड़े से सरप्राइजिंग है, लेकिन हाँ फिर भी जो लिखा है उसको हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो SDI क्या है, ये चीज़ें हमने देख लिया। लगभग इसमें 193 देशों के क्या हुए सर्वे होते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम के थ्रू, यानी पैसे के थ्रू नहीं, बल्कि आपकी चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, चाहे एजुकेशन हो, इन सभी के आधार पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है वही आपकी हर देशों के रैंकिंग को डिक्लेयर करती है, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम कहते हैं। तो आप समझ पाए होंगे ये सारी चीज़ें हैं, क्या डेवलपमेंट है, क्या आपके BMI है, क्या आपके जो है SDI है। यानी कि अगर बात करें इसमें कि लास्ट में लिखा है कि डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब इन तीनों के अलावा भी कुछ और भी आपके मन में है कि और भी कुछ चीज़ों को रखा जा सकता है किसी देश में डेवलपमेंट को मेजर करते समय, तो वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो। यानी कि हम समझ गए कि मेनी इंप्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग SDI एंड मेनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बट दे प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलप इट इज मेड वेरी क्लियर दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज व्हाट इज हैपनिंग टू सिटीजन ऑफ अ कंट्री। इफ इट इज पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेलबींग, देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि हम समझ चुके हैं कि डेवलपमेंट सिर्फ वहाँ के पैसों के आधार पर डिसाइड नहीं होगा, बल्कि उस देश के लोगों के द्वारा, लोगों का जो हेल्थ है, लोगों की जो वेलबींग है, लोगों की जो जीवन शैली है कितनी प्रभावित है, कितनी बेहतर है, इस आधार पे निकाला जाएगा कि उस देश का डेवलपमेंट कितना बढ़िया हुआ है, कितना बढ़िया नहीं हुआ है।
सो हमने पढ़ा कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हमने फोकस किया, जो हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ उसको इनकम के आधार पे हम लोग नहीं समझेंगे, बल्कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी, उस देश की जो एजुकेशन सिस्टम, वहाँ की लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साथ ही साथ न्यूट्रिशन एंड फूड, क्लीन इन्वायरमेंट, पब्लिक सर्विसेज, आपकी जेंडर इक्वलिटी, वेल बीइंग, डिग्निटी, फ्रीडम, ये सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं किसी भी देश की जो है डेवलपमेंट को डिसाइड करते समय। यानी डेवलपमेंट को सिर्फ और सिर्फ जो है पर कैपिटा यानी पर कैपिटा इनकम के आधार पे किसी देश को डेवलप या लेस डेवलप या मोर डेवलप हम नहीं कर सकते, बल्कि ये सभी पब्लिक फैसिलिटीज़ भी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी देश को डेवलप करने के लिए या डेवलप न करने के लिए। तो आई होप पब्लिक फैसिलिटी वाला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने समझ लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसमें आपने दो एस्पेक्ट पढ़ा, एक आपने पढ़ा BMI, आप याद रखिएगा, और एक आपने पढ़ा SDI, ये दोनों टॉपिक। और साथ ही साथ हमने समझा कि किसी देश का डेवलपमेंट सिर्फ उस देश में लोगों के पास जितना पैसा इस आधार पे नहीं होना चाहिए, बल्कि उस देश में जो लोग हैं उनकी जो हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, वेल बीइंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी शानदार है, इस आधार पे हमें कहना चाहिए कि उस देश में डेवलपमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सो इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।